नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण के अगले मुद्दे अर्थात विराम चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। हमने व्याकरण के इन मुद्दों को अब तक पढ़ लिया है। आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह का अर्थ होता है पंक्चुएशन मार्क। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और वे चिन्ह वाक्य के बीच में या अंत में आते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के भेद। वैसे तो विराम चिन्ह के अनेक भेद हैं, परंतु परीक्षा की दृष्टि से छात्रों के लिए जिन विराम चिन्हों का महत्व अधिक है, उसे ही इस वीडियो में शामिल किया गया है। सबसे पहले अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। इसका मतलब यह है जहां थोड़ी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। इस वाक्य में राम और सीता दोनों संज्ञा शब्द हैं और दोनों संज्ञा शब्दों के उच्चारण से पहले हमें थोड़ा सा विराम लेना आवश्यक है। इसलिए राम और सीता के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग इसलिए भी आवश्यक है कि विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य का अर्थ अधिक स्पष्टता से समझ में आता है। दूसरा है अर्धविराम, यानी अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच का जो विराम चिन्ह है उसे हम कहते हैं अर्धविराम। अर्धविराम में अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा अधिक देर तक रुकना पड़ता है, वहां पर अर्धविराम चिन्ह लगता है। जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। तीसरा जो चिन्ह है वो है पूर्ण विराम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाक्य जब पूरा समाप्त हो जाता है तो वाक्य के अंत में फुल स्टॉप या पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। तीसरा प्रश्न चिन्ह, अर्थात जिन वाक्यों में जो वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बहुत आसान है। अगला विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसा कि हम सभी ने अव्यय में पढ़ा है कि विस्मयादिबोधक अव्यय भी होते हैं, तो जिन विस्मयादिबोधक वाक्यों में अव्ययों के सामने, जैसा कि हमने अव्यय में पढ़ा है विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं, तो ऐसे वाक्यों में विस्मयादिबोधक अव्यय के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। निर्देशक चिन्ह यानी डैश। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के बाद कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। जैसे डैश दिया गया और उसके बाद बोला गया अनार, आम, संतरा, यानी इससे हमको विषय की विस्तार का पता चलता है। अगला है कोष्टक चिन्ह यानी ब्रैकेट। कोष्टक देखिए यहाँ पर अनेक प्रकार के दिए गए हैं, लेकिन सबका अर्थ एक ही होता है। मैथ्स में कोष्टक का अर्थ अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस कोष्टक का अर्थ एक ही है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। जैसे धर्मराज, युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। तो यहाँ पर धर्मराज को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, यानी धर्मराज किसको कहा जाता था? युधिष्ठिर को। तो इस वाक्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट में युधिष्ठिर लिखा गया। बहुत आसान है। अगला है उद्धरण या अवतरण चिन्ह, यानी जब किसी के द्वारा कोई वाक्य कहा जाता है, ऐसे वाक्य को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, उसे ही हम उद्धरण या अवतरण चिन्ह कहते हैं। उदाहरण, महाकवि तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तो ऐसे वाक्य को यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया गया। ठीक है। अगला है योजक चिन्ह, यानी जिसको हम हाइफन कहते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। उदाहरण, देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। अब देखिए यहाँ पर बीच में हाइफन दिया गया है। अब देखना, डैश और हाइफन में फर्क है। डैश की लंबाई अधिक होती है और हाइफन की छोटी होती है। ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब देखिए इसी तरह का और उदाहरण है कि जब हम एक ही शब्द को दो बार लिखते हैं, जब धीरे धीरे, तो भी बीच में क्या आता है? हाइफन आता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
विवरण चिन्ह, आखिरी है विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग, यानी जहाँ पर आपको विस्तार दिया जाता है विषय को। जैसे विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरण, वनों से निम्न लाभ हैं। अब यहाँ पर आपको लाभ जो है कौन कौन से हैं यहाँ पर डिटेल में दिया जाएगा। तो जब जहाँ पर डिटेलिंग आपको चाहिए वहाँ पर आपको विवरण चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार यह 10 विराम चिन्हों का प्रयोग हमने देखा। अब हमें परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा वो जान लेना आवश्यक है। परीक्षा में उत्तर लिखने का सही तरीका। प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में कि निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर सही ढंग से लिखने के लिए आपको किस तरह से लिखना होगा। जैसे पहला वाक्य है, मैंने कराहते हुए पूछा मैं कहाँ हूँ। अब देखिए इस वाक्य में मैंने कराहते हुए पूछा, उन्होंने जो पूछा वह वाक्य है मैं कहाँ हूँ, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क। तो ये ध्यान में हमको पढ़ने के बाद वाक्य समझ में आना चाहिए। मैंने कराहते हुए पूछा डैश मैं कहाँ हूँ, और मैं कहाँ हूँ को उद्धरण चिन्ह लगा दिया गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें परीक्षा में उत्तर को लिखना चाहिए। दूसरा है, हम अपने परिचितों मित्रों को उपहार देते हैं। अब देखिए 2 संज्ञाएं एक साथ आ गई हैं, तो इसलिए हमें 2 संज्ञाओं के बीच में क्या लगाना चाहिए, कॉमा। हम अपने परिचितों कॉमा मित्रों को उपहार देते हैं। इस तरह से अगर आप परीक्षा में विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं तो आप बड़ी आसानी से पूरे अंक हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना विचार जरूर रखें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।